छात्र छात्रा, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 12 भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आपको अध्ययन करवाने वाले हैं। और इससे आने वाले वीडियो में हम इस भारतीय संविधान के जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित और विस्तृत है। और देखिए, ये प्रश्न को आपको तैयार भी करना है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है और हमको मालूम है कि इस पार्ट से अपने को प्रश्न 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमको इसके 4 पॉइंट याद करना है भारतीय संविधान की विशेषता के। तो और ये आईएमपी क्वेश्चन भी है। तो लिखित और विस्तृत संविधान, भारत का संविधान कैसा है? लिखित और विस्तृत और निर्मित संविधान है। इसका निर्माण विधिवत गठित संविधान सभा द्वारा किया गया है। संविधान का भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत, तो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है भारत का संविधान। और भारत के वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची 22 भागों में विभाजित है। जबकि अमेरिका के संविधान में 7 और कनाडा के संविधान में 147 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं। इसको आपको याद करना है। इसी प्रकार से देखिए कि कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण, कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर यह संविधान का वर्गीकरण कठोर और लचीले के रूप में किया गया है। यदि किसी देश का संविधान उसी प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है, किंतु जिस प्रक्रिया से साधारण विधि का निर्माण होता है, जो संबंधित संविधान लचीला तथा परिवर्तनशील कहलाता है। परंतु यदि किसी संविधान में संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वह संविधान कठोर संविधान कहलाता है। तो हमारे यहाँ का संविधान कैसा है? कठोर है, क्योंकि इसमें संशोधन के लिए विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। भारत के संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है। तो जिसके अनुसार संविधान के प्रमुख प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से, कुछ प्रावधानों में विशिष्ट बहुमत से तथा महत्वपूर्ण विशेष प्रावधानों में संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ आधे राज्यों में अनुसमर्थन से बदले जा सकते हैं। इस दृष्टि से भारत का संविधान कठोर और लचीला और कठोर का सम्मिश्रण है। इसी प्रकार हम देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य का अर्थ यह है कि भारत अपनी आंतरिक और विदेशी नीति का निर्धारण स्वयं करेगा और किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। वह भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण करेगा। फिर आता है समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। समाजवादी राज्य से अभिप्राय है भारतीय व्यवस्था समाज के समाजवादी ढांचे पर आधारित है। ये प्रश्न भी आता है कि समाजवादी ढांचे को समझाइए या समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को समझाइए। इस प्रश्न को आपको नोट भी करना है। तो समाजवादी राज्य से अभिप्राय है कि भारतीय व्यवस्था समाज के सामाजिक ढांचे पर आधारित है। प्रत्येक भारतीय को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। भारतीय परिस्थिति के अनुसार समाजवाद को अपनाया जाएगा। संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी पंथों की समान रूप से सम्मान करे और किसी पंथ विशेष को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसके विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। इस प्रकार से पंथ निरपेक्ष और संविधान की धर्मनिरपेक्षता पर विशेषता आपको लिखना है। फिर आता है संसदीय शासन प्रणाली। एक क्वेश्चन आता है संसदीय और संघात्मक शासन प्रणाली को समझाइए। तो भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन यानी हम संसद सुनते हैं ना, तो संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है तथा राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का शासक। इस प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुसरण करती है। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र भी देना पड़ता है। इस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली हुई। फिर आती संघात्मक शासन प्रणाली।
संघात्मक शासन प्रणाली। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा देश है? संघ मतलब राज्यों का देश है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और संविधान के शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न करके केंद्र और राज्य दोनों के बीच विभाजित किया गया है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। केंद्र और राज्य दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। संविधान लिखित और बहुत सीमाता कठोर भी है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। ये तो रिक्त स्थान में या न्यू टाइप वाले क्वेश्चन में पूछता है कि संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। उसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार है। फिर आता है सुस्त रहता है। तो हमारे यहाँ की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होने का कारण न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष घोषित किया है और संविधान न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत न्यायपालिका संसद और विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिकाओं द्वारा जारी ऐसे आदेशों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल है। संविधान द्वारा न्यायपालिका को निरक्षण निष्पक्ष बनाए रखने के लिए एक समुचित प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका की निष्पक्षता मूल रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति, हटाए जाने की पद्धति और उसकी कार्यविधि एवं सेवा शर्तों पर निर्भर करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक प्रक्रिया को अपनाकर किया जाता है, लेकिन उसे हटाए जाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। न्यायाधीशों के कार्यकाल में उसका वेतन भत्ता घटाया नहीं जा सकता। इस व्यवस्था से न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव से मुक्त है। फिर आते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु मौलिक अधिकार आवश्यक है। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये ऐसे अधिकार है जो न्याय योग्य है तथा जिसका उल्लंघन होने पर नागरिक को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण में ले जाया जा सकता है। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार, तो कितने मौलिक अधिकार? 6, और मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो 11, और इन अधिकारों को संकट काल में प्रतिबंधित किया जा सकता है। संविधान के 42वें संशोधन के तहत 1976 में के द्वारा संविधान के मूल कर्तव्य किस उससे जुड़े हैं कि संविधान संशोधन से। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके अनुसार नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य हैं। जो 11 मूल कर्तव्य हैं हमने पिछले वीडियो में ही आपको मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी दे चुके हैं। फिर हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान के चौथे भाग में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया। इसमें राज्य के नीति निर्धारित करने वाले निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, किंतु वे तत्व देश के शासन एवं मूलभूत तत्व स्थान रखते हैं। इन तत्वों के माध्यम से भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। फिर आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। वयस्क मताधिकार का अर्थ तो पूछा जाता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो वयस्क मताधिकार का अर्थ प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित आयु पर वोट डालने या मत देने का अधिकार है। हमारे संविधान में यह मताधिकार 18 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों को दिया जाता है, जो धर्म, वंश, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव के बिना समान रूप से लिया जाता है। तो यह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फिर आता है इकर्री नागरिकता। तो हमें एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है ना, जैसे कि भारतीय संविधान में इकर्री नागरिकता को अपनाया गया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति
भारत का नागरिक है, हम कैसे कहाँ के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक है, चाहे वह किसी भी स्थान में रहता हो, किसी भी राज्य में रहता हो, जैसे कि वो मध्य प्रदेश में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, हरियाणा में रहे, पंजाब में रहे, लेकिन वो कहाँ क्या कहलाता है, भारतीय कहलाता है। हाँ, भारत के सभी नागरिकों को नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तथा देश के सभी भागों में समान अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, तो उन्हें इकहरी नागरिकता कहा जाता है। मतलब चित्र में मोहनजोदड़ो और वैदिक काल से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक के चित्र हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो काल की बैल युक्त मुहर, लंका पर विजय के बाद सीता के साथ पुष्पक विमान से वापस जाते हुए श्री योगीराज और श्री राम, योगीराज, श्री कृष्ण और अर्जुन का गीता का उपदेश, महात्मा बुद्ध और महात्मा स्वामी और अकबर और तथा पृष्ठभूमि हिंद महासागर आदि प्रमुख है। वस्तुतः संविधान निर्माण इस बात को जानते थे कि किसी देश के निवासी का जीवन उस देश की सांस्कृतिक असीमता और राष्ट्रीय गौरव के साथ जुड़ा रहता है, तब तथा किसी भी देश की पहचान उस देश के राजनीतिक व्यवस्था और मान्यताओं से ही नहीं, अपितु उसकी संस्कृति और परंपरा और विश्वास और राष्ट्रीय भावना से होती है। इस प्रकार से हमने आज संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। संविधान की अपने पुस्तक में 11 विशेषताएं दी है, तो 11 विशेषताओं में से आपको अपने प्रश्न के लिए, संविधान की विशेषता के लिए 4 विशेषताओं को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करना है और तैयार करना है। इसी प्रकार से हमने उत्तर बताए गए, आप उसको उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए और अगले वीडियो में हम और पूरे प्रश्नों के उत्तर बता देंगे। धन्यवाद।